और इन चोटियों के साथ में कुछ और बातें भी अपने समझेंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगा लेते हैं हिमालय की सर्वोच्च चोटी। ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में सबसे पहले एक नंबर पे कौन सी चोटी आती है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर। विशेषता क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। रिकॉर्डिंग शुरू की हुई है क्या देखना? ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसके नाम और क्या मिलते हैं हमें? तो हम लिख सकते हैं उपनाम। तो इसके उपनाम में एक तो हमें नाम याद रखना है सागरमाथा, और एक इसका नाम मिलता है चोमालुंगमा। सागरमाथा और चोमालुंगमा। जिसमें अपने अर्थ की थोड़ी सी बात करें तो सागरमाथा का जो अर्थ है वो है आकाश या ब्रह्मांड की देवी। इसका अर्थ क्या है? आकाश या ब्रह्मांड की देवी। और दूसरा नाम है चोमालुंगमा। चोमालुंगमा का जो अर्थ है वो है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। तो ये दोनों अर्थ हमें ध्यान में रखने हैं। पर्वतों की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी खोज किसने की? कौन विद्वान था? राधा रमन। कुछ जगह हमें राधा रमन नाम मिलता है, कुछ जगह हमें राधा नाथ सिकंदर नाम मिलता है। दो नाम मिलते हैं क्योंकि जैसे अब एक बार पढ़ा तो लगभग मेरे को जहां तक नाम मिला वो राधा रमन ही नाम मिला। अब की बार मैं और पढ़ रहा था किसी और किताब से तो मुझे एक और नाम मिल गया उसमें। तो मैंने सोचा भाई हो सकता है ये नाम सही हो या वो नाम सही है, कौन सा सही है? दोनों में दिमाग में आएगी बात। अपने एक बात जब पहले पढ़ रखी है, दूसरी नई बात पढ़ते हैं तो लगता है कि या तो ये बात सही है या वो बात सही है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हो पाया कि कौन सी बात सही है। दोनों ही नाम मिलते हैं अलग अलग किताबों में, तो हम दोनों ही नामों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेपर में तो आना तो एक ही, दोनों में से कौन सा आएगा वो एक अलग बात है। तो हम लिख देते हैं भी इसकी खोज किसने की? तो खोज लगभग 1856 में राधा रमन या राधानाथ सिकंदर, उपनाम भी हो सकता है, ने की। और इसका नाम है, ये माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया? तो माउंट एवरेस्ट नाम रखने के पीछे कहानी है कि अपने भारत के एक महासर्वेक्षक हुए थे जॉर्ज माउंट एवरेस्ट, उनके नाम के ऊपर इनका इस चोटी का नाम रखा गया था। क्योंकि 1856 की बात हो रही है, 1856 में भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का अधिकार होता था अपने लगभग इस सारे क्षेत्र के अंदर, और भारत का जो शासन संचालित होता था वो अंग्रेजों द्वारा ही संचालित होता था। इसलिए एक अपने और इसमें देखें तो उस समय जैसे विश्व के और जो मानचित्र बनाए जा रहे थे, भारत के, नेपाल के, म्यांमार के, ये बांग्लादेश के, इनके जो मानचित्र बनाए जा रहे थे ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनवाए जा रहे थे। भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे थे, और उसके जो सर्वे सर्वा थे
वो जॉर्ज अपने माउंट एवरेस्ट थे, माउंट तो नहीं थे, माउंट तो माउंट का तो मतलब क्या हो गया, चोटी से हो गया, जॉर्ज एवरेस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या कर रख दिया गया, जॉर्ज माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज हटा दिया गया और माउंट एवरेस्ट इसका नाम रख दिया गया। तो लिख देंगे हम नामकरण। पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका नाम है वो रखा गया। तो ये इतनी बात हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में ध्यान रखनी। अब अगली अपने बात करते हैं, इसके बाद अगली चोटी है कंचनजंगा। दूसरी चोटी हम पढ़ लेते हैं कंचनजंगा। कहाँ है, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लेकिन हम मानते हैं कि चोटी कहाँ है, सिक्किम में। हालांकि सिक्किम में पूर्ण रूप से सिक्किम में नहीं है ये, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर एटलस में देख सकते हो आप। कंचनजंगा ऊंचाई की अपने बात करें तो ऊंचाई है 8597 मीटर, 8597 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सिक्किम अपने भारत के अगर किसी राज्य की बात करेंगे तब हम नाम क्या लिखेंगे, सिक्किम। हालांकि है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। अगली बात हम करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। कौन सी है, K2। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अब देखो एक बात हम यहां लिखते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अब एक कहानी और मैं आपको यहां समझा देता हूं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अलग अलग बातें आ रही है, हो सकता है कईयों के समझ में नहीं आई हो। मैं वापस से आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार से है ये। जैसे आप देखो इस प्रकार से ये उत्तरी भारत है, और उत्तरी भारत में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है काराकोरम। और इस काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और ये यहां पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और यहां पर एक चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा। इन तीन चोटियों की अपने बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट तो भारत में है ही, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो ही नहीं सकती। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8500
97 मीटर। इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये भी भारत में है, कंचनजंगा का भी कुछ भाग भारत में पड़ता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। ठीक है, हिमालय, ये K2 है, ये पार हिमालय केंद्र, ट्रांस हिमालय केंद्र। अपने पार हिमालय पढ़ा था, जो बच्चे वो क्लास नहीं लगाई वो यूट्यूब पे पढ़ी है क्लास, आप देख लेना कि ये जो पार हिमालय है ये हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। और उसके अंदर जो चोटी है वो कौन सी है? K2 है, जो हिमालय का भाग नहीं मानी जाती, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, तिब्बत हिमालय का भाग मानी जाती है। तिब्बत हिमालय जो चीन के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली है उन्हीं का भाग है ये ट्रांस हिमालय। और ये जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है ये हिमालय के अंदर स्थित है, व्रत हिमालय के अंदर। और व्रत हिमालय इस प्रकार से यहाँ पे फैला हुआ है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं पड़ता और कंचनजंगा की चोटी है वो कुछ हद तक भारत में पड़ती है। इसलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के अंदर कौन सी है? कंचनजंगा। अगर प्रश्न सीधा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2। अब तो बात समझ में आ गई होगी, लिखवा देता हूं मैं लाइन में, इधर नोट लगा के लिख दो। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। 8611 मीटर है और कौन से हिमालय में है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के कौन से भाग में? कराकोरम में, कराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसमें। दूसरा नोट लगा करके हम लिख सकते हैं, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब नाम किसका आ जाएगा? कंचनजंगा का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये सिक्किम के अंदर है। अगर इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न आए, क्योंकि यहां पर सारा खेल है वो शब्दों का खेल है, जो शब्द समझ गया, शब्द की भाषा समझ गया, उसका प्रश्न सही हो जाएगा। जिसने रट्टा लगा रखा है, प्रश्न की भाषा नहीं समझा, उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई। ने हिमालय का नाम दे रखा है, ने ट्रांस हिमालय का नाम दे रखा है, सीधा ही पूछ रखा है। तो सबसे ऊंची तो भारत की कौन सी है? K2। दूसरी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। इतनी सी तो बात याद रखनी है, सारा खेल है शब्दों का खेल है। बात तो वही है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कोमा का ही तो फर्क है, सब तो उतना ही है, एक कोमा आगे पीछे लगी है। तो यही बात है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो भी कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। बस इतना थोड़ा सा शब्दों का अंतर है जो ध्यान में रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब अगली चोटी की बात कर लेते हैं अपने। इसके बाद में कौन सी चोटी आएगी भाई? मकालू आएगी। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8481। मकालू भारत में है क्या? मकालू भारत में नहीं है, मकालू नेपाल में है। तो लिखो, तीन नंबर पे हम लिख, 3 नंबर चोटी है ना मकालू। ये वैसे तो हमें पता ही है, नेपाल में है, हमने वो जो डायग्राम बनाया उसमें लिख रखा है। ऊंचाई है इसकी 8481 मीटर। अपने 5 चोटियां लिख लेते हैं बड़ी बड़ी। 4 नंबर पे लिखिए, इसके बाद 4 नंबर पे कौन सी आएगी? धौलागिरी आएगी क्या?
धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। किताबों में इन ऊंचाइयों में आपको अंतर मिल जाएगा, लेकिन ये जो एटलस है ना, ये एटलस एक प्रकार का सबूत है अपने पास। कल को कोई ऊंचाई में कोई अंतर आए, कोई और उत्तर माने, तो ये सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं कि इस एटलस के अंदर जो ऊंचाई है ये दे रखी है। और आप पुराने प्रश्न देखोगे ना, तो कई बार अपने देखते हैं कि पुराने जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उसमें जैसे सोर्स लिखा होता है कि प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, इस किताब के अंदर इतने नंबर पेज से उठाया गया। तो आप अधिकांश जो मानचित्र के प्रश्न होंगे उसके नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि एटलस के इतने नंबर पेज से ये चोटी है, ये उठाई गई है। सबसे ज्यादा जो मानचित्र के प्रश्न बनते हैं वो कौन सी किताब से बनते हैं? इसी किताब से बनते हैं, एटलस से। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी में से देख करके हम चल रहे हैं, तो तुक्के नहीं लगा रहे अपने हम। तो पांचवी चोटी लिखो, मनसालू। पांचवी मनसालू है ना, मनसालू की ऊंचाई कितनी है? 8156 मीटर। 8156 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी कहाँ है? नेपाल में। तो भारत में कौन सी आई है अभी तक? भारत में तो सिर्फ एक कंचनजंगा ही आई है, बाकी तो आई नहीं। तो भारत की हमें कम से कम 2 चोटियां तो लिखें। एक तो लिखते हैं हम नंगा पर्वत। नंगा पर्वत वर्तमान में पीओके के अंदर आता है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 8126। तो लिख दीजिए नंगा पर्वत 8126 मीटर। एक और लिख लो, एक पढ़ लेते हैं हमें अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ है भाई? नेपाल में। 8078 मीटर अन्नपूर्णा। 8078 मीटर। अभी पुराने प्रश्न देखो तो पूछना देखना उसके अंदर कि इन चोटियों का क्रम कितनी बार पूछा गया है पेपर में। जरूरी नहीं है कि इन 4 का पूछेगा शुरू वाली का, माउंट एवरेस्ट को छोड़ के 3-4 का पूछ सकता है। ऊपर वाली 2 छोड़ करके पता है कि माउंट एवरेस्ट रट रखी है, कंचनजंगा भी रट रखी है, इन दोनों को छोड़ दो, उससे आगे वाली 4 चोटियों का क्रम पूछ लो। कई बार जनसंख्या के प्रश्न आते हैं ना, कहते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है, सबको बताए 17 है, छोड़ दो। आगे वाला पूछ लिया बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, पूछ लेते हैं। कई बार पहले को छोड़ देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूछ लेते हैं। तो यहाँ भी तो हो सकता है, हो क्या सकता है, इतनी बार हुआ, इतनी बार प्रश्न आ रखे, पूछा ही जाएगा और पूछ लेंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि ये पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये तो आज से 15 साल पीछे जाए ना, तो पेपरों में मिलेगी आपको कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। पेपर में आते थे, फर्स्ट ग्रेड में आ जाते, आरएएस का प्रश्न आ जाता, बताओ राजस्थान का राज्यपाल कौन है, आरएएस के पेपर में प्रश्न आ जाता था। अब नहीं आएंगे, चपरासी के पेपर में नहीं आते, है ना। तो ध्यान रखना है क्या प्रश्न बनेंगे और कैसे प्रश्न बनेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद महान हिमालय में स्थित हिमनद। हिमनद जानते हो क्या होता है? हिमनद बर्फ की नदी, हिम प्लस नद, संधि विच्छेद कर दो हिमनद का। संधि विच्छेद है क्या? तो क्या है?
संयोग है, ये कैसा संयोग हो गया? चलो एक तो बता दिया आप लोगों ने, अब याद रहेगा कि हिमनद में संधि है ही नहीं। बताओ सांगोपांग शब्द कौन सी भाषा का है? हम्म, जल्दी बताओ भाई। बागड़ी का। कौन बताया, किसने बताया है? किसने बताया? एक दो तीन, शाबाश। किसने बताया था तुम्हें? हम्म, चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ऐसे ही बागड़ी भाषा का शब्द है। बागड़ी कौन सी भाषा है? हमने ले रखे हैं ये शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है सांगोपांग। कल ही तो पढ़ के आए थे, दो झील, है ना? हाँ जी, चीनी भाषा में सांगोपांग ही होता है। सांगोपांग जो शब्द है इसका मतलब अर्थ, मतलब ही सांगोपांग है इसका। अब सांगोपांग उसका हमें पता है कि सांगोपांग क्या होता है, ठीक ठाक सा। हिंदी में सांगोपांग जो शब्द है ना, ये चीनी भाषा का शब्द है। अपने हिंदी में उसका अर्थ जान सकते हैं कि ठीक ठाक सा, कुल मिला के ठीक है, ठीक ठाक है ना? उसका क्या अर्थ जाने, उसका वो तो भाषा, उस भाषा के अंदर शब्द ही वो है, वही अर्थ है उसका। हम अर्थ देख सकते हैं, जैसे मी का मतलब क्या होता है, मैं होता है। हाँ, उनके हिसाब से तो सही है, उनके हिसाब से तो वही है। कोई हमसे ये पूछे कि ठीक ठाक का क्या अर्थ है, वो तो चीनी भाषा में है। तो यही तो बात होगी। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं अपने। बाकी सुभाष जी से पूछना, वो बताएंगे। अपने हिमनद देखो, हिमनद क्या होता है, जब नदी के रूप में बर्फ का जमा हो जाए, बड़ी मात्रा के अंदर बर्फ जम जाए, उसे अपने क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। और विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कल बताया था ना, कल दिखाया भी था, कहाँ है? क्या नाम था उसका? लेम्बर्ट ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर था? लेम्बर्ट। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। चलो, ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ऐसे ही एक ग्लेशियर है, इसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से कुल मिलाकर के एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। हालांकि वो तीन चार शाखाओं से मिलकर के बनती है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि कौन सी, या तो हम कहें भागीरथी, भागीरथी आगे आकर के अलकनंदा और इसमें मिल जाती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। तो या तो हम लिख सकते हैं भागीरथी, अगर भागीरथी हमें ऑप्शन में नहीं मिले, तब हम इसका नाम क्या ले सकते हैं? गंगा नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है, जिस क्रम में हम लिख रहे हैं, ये पश्चिम दिशा है, वो पूर्व दिशा है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि निम्न ग्लेशियर को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करो। अगला ग्लेशियर लिखते हैं इसके बाद, चोरावारी। चोरावारी। और चोरावारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी है? मंदाकिनी है क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकलती है। अगला ग्लेशियर पढ़ते हैं इसके बाद। अगला ग्लेशियर लिख दीजिए, चोरावारी के बाद में सतोपथ।
सतोपथ, और सतोपथ से निकलती है अलकनंदा। सतोपथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा। नदियों में देखेंगे बाकी। एक बार तो ग्लेशियर की अपने बात कर रहे हैं, ग्लेशियर का कर्म क्या है। अगला ग्लेशियर लिखो मिलाम। मिलाम से नदी निकलती है काली, और काली नदी को लेकर के विवाद है। किसके साथ विवाद है काली नदी को लेकर के? कौन सा विवाद है? काला पानी लिपू लेख विवाद, है ना? क्योंकि लिपू लेख एक दर्रा है, और उस लिपू लेख दर्रे के पास में एक नदी बहती है, उसका नाम है लिम्पू धारा। तो हम कहते हैं नेपाल को कि आपकी सीमा है वो काली नदी तक है, नेपाल कहता है कि हमारी सीमा है वो काली नदी तक नहीं है। काली नदी से आगे जो काली की सहायक नदी है लिम्पू धारा नदी, वहां तक हमारी सीमा। एक एक बात पढ़ के आए अपने डिटेल से, डायग्राम बना बना के समझा है। अगला लिखिए, अगला ग्लेशियर लिखिए इसके बाद में गोसाई धाम। गोसाई धाम से एक नदी निकलती है कोसी। गोसाई धाम, कोसी। और एक आपको और मिलेगा ग्लेशियर, इसका नाम है जेमू। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता। तो इन नदियों का क्रम भी हम ध्यान रखेंगे, और इन ग्लेशियरों का क्रम भी हमें ध्यान में रखेंगे। गोसाई धाम से जितने भी पहले ग्लेशियर है वो सारे के सारे उत्तराखंड में। गोसाई धाम से पहले जितने भी ग्लेशियर है ये सारे के सारे कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित है, अपने यहां तक। ये नेपाल में, और ये सिक्किम में। ठीक है, ये कहानी हमें ध्यान रखनी है। और ये जितनी भी नदियां निकल रही है ये सारी की सारी गंगा में आके मिलती है, टोटल सारी की सारी नदियां। कुछ ग्लेशियर तो अपने इसमें दिखा रखे हैं, सारे नहीं दिखा रखे ना। एक तो यमुनोत्री दिखा रखा है, एक मिलाम दिखा रखा है, एक पिंडारी ग्लेशियर दिखा रहा है। ज्यादा नहीं दिखा रहे, सारे नहीं दिखा। बना लिया सभी ने क्या? तो कल के लिए आपको काम मिल गया, क्या याद करना है? एक तो 7 चोटियां याद करनी है ऊंचाई के साथ, और एक आपको हिमनद याद करने हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व नदी के साथ। इतना काम याद करना है। याद तभी होगा जितना करवा दिया साथ साथ याद कर लिया, तो याद हो जाएगा, पेपर में फायदा मिलेगा। अन्यथा फिर ऊपर वो पंखे देखने, पंखों के अंदर इधर उधर जाले देखेंगे, जाले के अंदर मकड़ी देखेंगे, वही काम रह जाएगा। नहीं तो फिर पेपर में तो देखने का मतलब बनेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि अब कॉपी में देख लें तो बाद में पेपर में देख लेंगे।
नहीं तो फिर वो 3 घंटे निकालने इतने मुश्किल हो जाएंगे। सारे जितनी भी मकड़ी है सारी गिन लेंगे। बना, बना लिया क्या? किसने नहीं बनाया? नाम तुम्हारा दीन दयाल, चलते हो सबसे पीछे। दीन दयाल का अर्थ क्या होता है? गरीबों में दया करने वाला। चलो टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? हो गया? 2 मिनट पड़े हैं। ऊपर हो गया 2 मिनट प्रॉपर। 2 मिनट अपने ज्यादा लेंगे, अपनी क्लास छोटी होती है ना। चलो आगे लिखते हैं हम मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का एक नाम मिलता है लघु हिमालय। एक नाम क्या मिलता है इसका? एक नाम मिलता है इसका लघु हिमालय। और एक इसे कहा जाता है हिमाचल हिमालय। एक इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो हम कल देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये प्रदेश पढ़ रहे हैं अपने भारत का भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर हमने देखा, हमने इसे कितने भागों में बांटा? 3 भाग में। एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय, और एक पूर्वोत्तर हिमालय। ऐसे ही कुछ वर्गीकरण किया था। ट्रांस हिमालय के अंदर हमने पढ़ा कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम के अंदर हमने पढ़ा कि इसकी सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ऊंचाई कितनी थी? 8611 मीटर। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का है लगभग 76 किलोमीटर लंबा है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान लद्दाख। लद्दाख की सर्वोच्च चोटी माउंट राकापोसी विश्व की सबसे तेज ढालों वाली चोटी के नाम से जाना जाता है। कुछ घाटियां हैं यहाँ पर, जैसे नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी, सेचरगेप घाटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो नुब्रा घाटी है वहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। और इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, ये हमने बात की थी। जास्कर पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है ना। और इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है सिंधु नदी। ऐसे कुछ बातें हमने इसके बारे में पढ़ी। फिर हमने पढ़ा हिमालय। हिमालय के अंदर 3 श्रृंखलाएं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनमें से हमने अब तक सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा है, महान हिमालय। महान हिमालय कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है। इस भाग में चौड़ाई ज्यादा है, इस भाग में चौड़ाई कम है, ये बात हमने पढ़ी थी। और फिर इसमें हमने कुछ चोटियां पढ़ ली थी, जैसे जैसे आज ही हमने इनका टेस्ट लिया है। जैसे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के बाद में यहाँ से हमने कहां तक पढ़ा है? नामचा
बरवा तक, और बीच में एक जो सीमा पे चोटी पड़ी है वो कंचनजंगा पड़ी है, एक मंसालू पड़ी है बीच में, और फिर एक चोटी कौन सी पड़ी है बड़ी, माउंट एवरेस्ट पड़ी है, त्रिशूल पड़ी है, नंदा देवी पड़ी है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मसालू, ये सारी चोटियां हम पढ़ चुके हैं। और पूर्वोत्तर अभी अब जो हम कल जो शुरू करेंगे वो कौन सा हिमालय शुरू करेंगे, मध्य हिमालय शुरू करेंगे। तो याद करने के लिए आपको है 7 चोटियां ऊंचाई के अनुसार और